आखिरकार एक तानाशाह का और अंत हुआ। वही अंत जो अंत हर तानाशाह का होता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और हालात इतने खराब हो गए कि उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। देश छोड़कर भारत में शरण ली। अब खबरें आ रही है कि वो किसी और देश में शरण ले सकती है। जिन युवाओं को वो कल तक आतंकवादी, देशद्रोही और रजाकार कह के टॉन्च मारती थी, उन्हीं आंदोलनकारी छात्रों के सामने उन्हें झुकना पड़ा। जिस आरक्षण की नीति को वो अपना मास्टर स्ट्रोक बताती थी, उसी आरक्षण की नीति ने उनकी सत्ता की कुर्सी को खत्म कर दिया। अब पूरा बांग्लादेश मौजूदा समय में सैन्य के हाथों में है। सेना ने वहां पर अपने हाथों में कमान ले चुकी है और उन्होंने ऐलान भी कर दिया वहां के सेना प्रमुख ने कि अब वो एंटरिम सरकार बनाएंगी और कुछ समय के बाद दोबारा से जब चीजें सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी तो एक सरकार का लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाएगा। अधिकतर लोग ये सवाल पूछते होंगे कि आखिर शेख हसीना को तानाशाह क्यों कहा जा रहा है। वहां पर तो बांग्लादेश की ग्रोथ के बारे में तो दुनिया जहान की बातें सुनती थी। विपक्ष को खत्म करके अपनी विरोधी हर आवाज को दबा के अगर कोई व्यक्ति सत्ता के शिखर पर बैठा है तो उसे तानाशाह ही कहा जाए। वही तानाशाह कहा जाएगा जो अपने खिलाफ कोई आवाज नहीं सुनना चाहता है, जो लोगों की भावनाओं के इतर अपनी मर्जी से जो चाहता है वो करता है। शेख हसीना को भी इस बात का गुमान था कि वो अजय हो चुकी हैं। अब उनको कोई नहीं हरा सकता। आखिर लोगों के आक्रोश के सामने उनको भी हार माननी पड़ी। जिन प्रदर्शनकारियों को वो सोचती थी सेना पुलिस के दम पर दबा देंगी, उन पर हिंसक तौर पे कार्रवाई करके उनको पीछे धकेल देगी, कुछ काम नहीं आया। उस हिंसा ने उन प्रदर्शनकारियों पर उस बलपूर्वक तरीके से उनको दबाने की कोशिश नहीं आज शेख हसीना की कुर्सी उनसे छीन ली है। जिन प्रदर्शनकारियों को उन्होंने रजाकार कहकर चिढ़ाया था, उन्हीं प्रदर्शनकारियों ने उनकी सत्ता की कुर्सी को खत्म कर दिया। ये वही अंत है जो दुनिया में हर तानाशाह के साथ होता है। एक समय के लिए उस तानाशाह को लगता है कि वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देगा, हर आवाज को खामोश कर लेगा, मगर होता ऐसा नहीं है। एक समय के बाद लोगों के दिलों के अंदर बंद जो आक्रोश होता है, वो बाहर आ जाता है और उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। और जब वो सड़कों पर उतरते हैं तो उसका नतीजा वही होता है जो आज बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों की भीड़ ने लाखों की भीड़ ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। सरकार की नीतियों के खिलाफ इतना हिंसक प्रदर्शन हो गया कि अभी बीते संडे को वहां पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद लोग पीछे नहीं हटे। वो इसको कुर्बानी बता रहे थे कि अपने देश की सत्ता की बागडोर को सही करने के लिए, अपने देश की व्यवस्था को सही करने के लिए ये उनकी तरफ से योगदान है, ये उनकी तरफ से शहादत है। जिस शेख हसीना को जिस शेख हसीना को इस बात का गुमान था कि वो विपक्षी पार्टियों के बाइकाट के बाद, छात्रों के बाइकाट के बाद अकेले के दम पर धांधली करके चुनाव जीत के सालों साल प्रधानमंत्री बने रहेंगी, वो प्रधानमंत्री तो छोड़िए आज देश में रहने लायक भी नहीं। जैसे ही वो देश छोड़ के भागी, वहां की जनता सड़कों पर आ गई। खास तौर पे युवाओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अभी के फुटेज में आप देख भी रहे होंगे युवा किस तरीके से खुशी मना रहे हैं। आखिरकार उनके स्ट्रगल में जिसमें उन्होंने सैकड़े लोगों की शहादत दी है, उसमें उनका ये आंदोलन सफल रहा। अब नई सरकार बनेगी, नई तरीके के लोकतांत्रिक चुनाव होंगे, वो आगामी दिनों में देखने वाली बात है। मगर छात्रों ने जिस काम के लिए इस आंदोलन को शुरू किया था, उसमें उनको कामयाबी मिल गई।
छात्र सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि वहां की आरक्षण की नीति को खत्म कर दिया जाए या उसे बंद कर दिया जाए। छात्र ये चाहते थे कि सारी गड़बड़ियों के पीछे पूरे पॉलिटिकल जो वहां पर अनरेस्ट था पूरे बांग्लादेश के अंदर, उसके पीछे शेख हसीना का हाथ है। उन्होंने विपक्ष के नाम पे कुछ छोड़ा ही नहीं। ना कोई बात कर सकता, ना युवा किसी मुद्दे पर बोल सकता है, बस अपनी मर्जी से काम करती थी। ये फुटेज देखिए कैसे वो मुंह छुपाकर बांग्लादेश से भाग रही हैं, जिनके कल तक एक ऑर्डर पर बांग्लादेश में पत्ता तक हिलता था। आज वो खुद अपना बैग पैक करके किसी दूसरे देश में शरण लेने के लिए निकल चुकी। इसीलिए कहा जाता है कि हर तानाशाह का एक दिन अंत जरूर होता है। उसे गुमान नहीं होना चाहिए अपने अमर होने पर। ये फुटेज में जो आप एक लड़का देख रहे हैं, ये वही प्रधानमंत्री हाउस का घर है, जहां पर कल तक शेख हसीना रहती थी। वही प्रदर्शनकारी लड़के युवा उस पीएम हाउस में घुस चुके हैं। देखिए आप ध्यान से। आखिर एक तानाशाह का अंत हुआ और जो प्रदर्शनकारी थे उनकी जीत हुई। एक पहलू नहीं है इस मुद्दे पर, इस मुद्दे पर बहुत सारे पहलू हैं जिन पर आपको सोचना होगा, जिनको जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर इस मुद्दे में ऐसा क्या था कि लोग इतना उग्र हो गए, लोग इस तरीके से सड़कों पर आ गए। उन्होंने प्रदर्शन को जीने मरने का सवाल बना लिया। एक खबर तो ये भी आ रही है कि शेख हसीना अब भारत में आ रही हैं, भारत में शरण लेंगी। अभी कुछ देर पहले मीडिया की रिपोर्ट आई थी कि उनका गाजियाबाद में हेलीकॉप्टर उतर भी चुका है। उसके साथ दूसरी खबर ये आ रही है कि किसी यूरोप के देश में वो पनाह लेने की कोशिश में है। इस पूरे प्रकरण को अगर आपको समझना हो तो दो तीन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो सबसे बुनियादी चीज थी इस मैटर में, वो था वहां की आरक्षण की नीति, जिसको लेकर वहां का युवा बुरी तरीके से नाराज। बांग्लादेश के बारे में एक बात जान लीजिए बहुत अच्छे से कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान के रूप में जिस देश का बंटवारा हुआ था, वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान की अक्सरियत या वहां पर ऐसा समझ लीजिए कि जो ताकत थी वो पूरी तरीके से पंजाबी मुसलमानों के कब्जे में थी, कंट्रोल में थी। और वो जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उनको दबाने की कोशिश करते थे। वो आउटरीच बहुत दिनों तक दबाया नहीं गया। वो उस प्रताड़ना को आखिर झेलते-झेलते एक टाइम के बाद उन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। इन्हीं शेख हसीना के पिता, शेख मुजीबुर रहमान ने उसके खिलाफ आंदोलन किया। भारत की मदद से 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के तौर पे जाना जाता है इनके पिता। मगर खुद देखिए कि जिस देश में इस परिवार के बारे में इतनी इज्जत हो, उनकी बेटी ने वहां पर तानाशाही को काबिज करके, तानाशाही को स्थापित करके अपने परिवार की पूरी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया। आरक्षण की नीति पर आए तो आरक्षण की नीति पर बात करें तो जो बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए जिन्होंने मुक्ति वाहिनी आंदोलन में हिस्सा लिया था, उनके परिवारों को एक्स्ट्रा प्रिविलेज देने के लिए एक आरक्षण की नीति इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें वहां पर 56% आरक्षण की नीति है कि वहां पर 56% लोगों को सीटें आरक्षित है किसी भी मामले में। 44% जनरल कैटेगरी है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? दिक्कत 10% महिला रिजर्वेशन से भी नहीं है। अल्पसंख्यक को दिया गया 5% भी रिजर्वेशन दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ से शुरू हुई थी? दिक्कत हुई थी कि उस आरक्षण में 30% आरक्षण उन लोगों को दिया गया था जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था या उसमें शहीद हुए थे या उस आंदोलन में वो अग्रणी रहे थे। अब मामला उसमें क्या हुआ? मामला ये हुआ
कि वहां पर बहुत कम आबादी अब ऐसी बची है जिन्होंने डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट किया। मगर शेख हसीना की सरकार ने अपनी नीति, अपनी राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति बनाई थी कि जिनके बाप ने, दादा ने उस आंदोलन में भाग लिया था, उसका पोता भी उसका लाभ उठाए। लोगों में असल में उस बात का गुस्सा था। अगर सीधे तौर पे उस आंदोलन में भाग लेने वालों की बात करें, तो 1% भी लोग ऐसे नहीं बचे हैं जिनका उस आंदोलन में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था। अब सोचिए ना कि 1% लोगों के लिए आप 30% आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हो, और उस आरक्षण की बुनियाद पर सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि उन 30% में शेख हसीना इनडायरेक्टली अपने लोगों की भर्ती कर रही थी। इसको बैकडोर बना रखा था उन्होंने। इस आरक्षण की नीति को उन्होंने अपने लोगों को सेटल करने की वजह बना रखी थी। यही बुनियाद बन वहां पर इस उग्र प्रदर्शन का, यही बुनियाद बना वहां के युवाओं का, लोगों का, आम जनमानस का प्रदर्शन करने की। आम जनता इस आरक्षण की पॉलिसी को समझ ही नहीं पा रही थी। हाई कोर्ट ने फैसला दिया था ये कि 56% आरक्षण का आरक्षण की नीति होगी। फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए उसे 7% पे ला दिया। पर मामला उससे आगे बढ़ चुका था। जिस आरक्षण की नीति को बुनियाद बना के शेख हसीना अपने लोगों को सरकारी तंत्र में फिट करना चाहती थी, लोग तो उस आरक्षण की नीति के लिए डायरेक्टली शेख हसीना को ही दोषी मानते थे। तो सिर्फ आरक्षण की नीति बदल जाने से उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ उस गुस्से को लगातार जारी रखा। अभी 5 तारीख को जो आंदोलन हुआ, वो इतना आंदोलन हिंसक हो गया कि उसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मामला यहाँ पर शांत हो जाता एक टाइम के लिए। शांत किस तरीके से हो जाता? अगर इस मामले में शेख हसीना सरकार बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाती, लोगों को डायरेक्टली मार देना, लोगों पर डायरेक्टली गोलियां चलवा देना, लोगों को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करवाना, इसने लोगों को और उग्र किया, लोगों को और भड़काने का काम किया। फिर लोग भड़कते गए और उन्होंने वहां के गली चौराहों में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू कर दिए। इस हिंसक आंदोलन की टाइमलाइन को इस पूरी स्क्रीन में देखिए। आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि आखिर किस तरीके से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ, किस बुनियाद पर हुआ था और कैसे किस टाइमलाइन में चला। अगर इस आंदोलन को देखेंगे, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने 50%, 56% जो कोटा है उसको देने का आदेश पारित किए और इसके खिलाफ तत्काल प्रदर्शन शुरू हो गए। 12 जुलाई को प्रदर्शन हिंसक हो गया। सड़कें जाम होगी, दुकानें, गाड़ियां सब आग के हवाले कर दी गई। 14 जुलाई को शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार अर्थात गद्दार कहा। अब इसने आग में घी डालने का काम। जो प्रदर्शनकारी अपने हितों के लिए, जनता के हितों के लिए आंदोलन कर रहे थे, अगर उसको डायरेक्टली प्रधानमंत्री, मौजूद उस टाइम के प्रधानमंत्री शेख हसीना डायरेक्टली गद्दार कहें, तो ये तो भड़काने वाली बात है। उस वक्त के अगर आप वीडियो देखेंगे तो लगातार ही एक स्लोगन चलने लगा लोगों के बीच में, जिसमें सब कहते थे कि हम भी रजाकार, तुम भी रजाकार, हम भी रजाकार। लोगों ने उसी को अपनी ताकत बना लिया कि जिस शेख हसीना ने हमें गद्दार कहा है, तो हम सब लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग गद्दार। गद्दार के तगमे के साथ लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। बस यहीं से शेख हसीना की उल्टी गिनती शुरू होगी। जिनको वो गद्दार कहती थी, आज वही अपने देश के साथ गद्दारी करके मुंह छुपा के भाग गई। फिर 19 जुलाई को एक भीषण प्रदर्शन हुआ जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर 20 जुलाई को
आंदोलन से जुड़े हुए एक छात्र नाहिद इस्लाम को पुलिस उठाकर ले गई और बुरी तरीके से मारा पीटा। इस पूरे आंदोलन को देखते हुए 21 जुलाई को 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसने इस आंदोलन में और आग लगाने का काम किया। 4 अगस्त को, अभी 4 अगस्त को इस मामले में, ये प्रदर्शन में हिंसा बुरे पैमाने पर भड़क गई। एक ही दिन 100 से ज्यादा लोग मारे गए। आखिरकार आज 5 अगस्त को सेना ने शेख हसीना को इस्तीफा देने को कहा और 45 मिनट के अंदर उनको इस्तीफा देने को और देश छोड़ने को कहा। आखिरकार शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और तत्काल देश छोड़कर अपनी बहन के साथ वहां से चली गई। इस पूरे मुद्दे को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे फसाद की बुनियाद शेख हसीना की हठधर्मी। उन्होंने समझ लिया था कि वो अजेय हो चुकी हैं। उन्होंने समझ लिया था कि उनका कोई अंत नहीं हो सकता। वो तानाशाही की उस पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। ऐसी पराकाष्ठा जिसने वहां के लोगों के हितों पर उनकी सोचने समझने की क्षमता को कुंद कर दिया था। उनको लगता था कि वो विपक्ष पर पाबंदी लगा देंगी, विपक्ष को बैन कर देंगी, खुद ही चुनाव लड़ेंगी, खुद ही चुनाव जीत जाएंगी, अकेले रहेंगी तने तना और वो आजीवन प्रधानमंत्री बनेंगी। मगर आखिरकार लोकतंत्र के अंदर जनता ही सर्वोपरि है। जनता ने दिखा दिया कि वो जिस दिन चाहे जिस तानाशाह को चाहे उखाड़ के फेंक देगी। तानाशाही ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। उस तानाशाही को लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। ये लाखों की जो भीड़ दिखाई दे रही है बांग्लादेश की सड़कों पर, ये कौन है? वही बांग्लादेशी हैं जिनको आपने गद्दार कहा था। वही बांग्लादेशी है जो चाहते थे कि उस देश में डेमोक्रेटिक सेटअप बना रहे, निष्पक्ष चुनाव हो। सोचिए ना कैसा लोकतंत्र था बांग्लादेश के अंदर, जहां पर सिर्फ शेख हसीना खुद अपने आप में एक पार्टी थी, वही चुनाव लड़ती थी, वही सत्ता पक्ष, वही विपक्ष। जो खालदा जिया है मुख्य विपक्षी पार्टी जिनकी है, उनको नजरबंद कर रखा है। जमाते इस्लामी जो बांग्लादेश की है, वो मुख्य विपक्षी दल है, उस पर आपने पाबंदी लगा रखी है। युवाओं के सबसे बड़े छात्र संगठन छात्र शिविर पर आपने पाबंदी लगा रखी है। तो आखिर कब तक ये चीजें लोग बर्दाश्त करेंगे? लोग भी तो चाहते हैं ना कि आखिर डेमोक्रेटिक सेटअप में फेयर इलेक्शन हो। ऐसा इलेक्शन हो जो लोगों को अपनी सरकार अपनी मर्जी से चुनने की आजादी दे। हाल ही में 6 महीने पहले बांग्लादेश में चुनाव हुआ था। 300 सीटों में से 224 के आसपास शेख हसीना की पार्टी जीती थी। कैसे जीती थी आप सभी जानते हैं। जब वो खुद ही अकेली पार्टी है तो जीत जाएंगे चुनाव। वोट देने कोई गया ही नहीं। वोटिंग परसेंटेज एकदम लो, लो, एकदम मिनिमम पे था। आप उसको चुनाव कहती है, आप उसको बम्पर जीत कहती हैं। कैसी बम्पर जीत है ये? कैसा चुनाव है ये? कैसा चुनाव जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं है? कैसा चुनाव जिसमें लोग ही नहीं शामिल है? लोकतंत्र के नाम पे जो लोग तानाशाही करते हैं, उनको इस पूरे प्रकरण से मिसाल लेनी चाहिए कि आपकी तानाशाही ज्यादा दिन तक लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम जनता को इतना मजबूर ना करिए कि वो सड़कों पर जीने मरने के मामले तक चले जाएं। उसके बाद वो फिर आपके हटने तक सड़कों से हटने को तैयार ना हो, जैसा बांग्लादेश में हो। लोग अपनी जानों की कुर्बानी देकर भी उस मूवमेंट को चलाते रहे। जितने तानाशाह हैं उनको अपने अमर होने का जो गुमान है, उस गुमान को निकाल देना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जनता ही सर्वोपरि है, इस बात को मानना हो। यहाँ पर एक बात और खुल के आती है जिस पर मुझे लगता है कि हम लोगों को जरा बातचीत करनी चाहिए, खुलकर करनी चाहिए।
भारत में जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो बहुत जोर शोर से इस बात को प्रचारित और प्रसारित करता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है, डेमोक्रेटिक सेटअप खतरे में आ चुका है, संविधान खतरे में आ चुका है, इसलिए भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए। मगर वही कांग्रेस पार्टी उसी शेख हसीना के वेलकम के लिए रेड कारपेट बिछा देती है। विपक्ष में रहते हुए, सत्ता पक्ष की नहीं बात कर रहा हूं, अभी जब शेख हसीना भारत के दौरे पर थी, रेड कारपेट बिछा देती है। जो शेख हसीना अपने देश में पूरे विपक्ष को खा गई, जो शेख हसीना अपने देश में विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर आपको वो शेख हसीना इतनी पसंद है, तो आप भारत में क्यों फिर बिलबिला रहे हैं? एक तरफ तो आपको एक ऐसा व्यक्ति पसंद है जो लोकतांत्रिक सिस्टम को खत्म कर देना चाहता है, पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को तहस नहस कर चुका था, उसका तो वेलकम आप कर रहे हैं। मगर जब भारत की बात आती है, तो आप कहते हैं कि विपक्ष के खिलाफ ये सत्ता पक्ष क्यों कर रहा है। सत्ता पक्ष से सवाल तो होंगे होंगे, सवाल आपसे भी होंगे ना, कि आखिर आपका सेटअप कैसा है। आप कैसे इस सेटअप में दोहरी बातें करते हैं। एक तरफ भारत में कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि विपक्ष पर हमला हो रहा है, वहीं बांग्लादेश में जो शेख हसीना विपक्ष पर हमले कर रही थी, उसके लिए आप रेड कारपेट बिछा रहे हैं। सोच कर देखिए ना कि ये कैसा दोहरा चरित्र है। अब रही बात सत्ता पक्ष की, सत्ता पक्ष वाले तो बेचारे आज समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या कहें। गोदी मीडिया को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो बेचारे आज क्या कहें, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं कहने को। यही राइट विंग वाले, यही भाजपाई तंत्र वाले सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले युवाओं के इस प्रदर्शन पर क्या कह रहे थे कि भारत को सीखना चाहिए, देखिए कैसे इस आंदोलनों को कुचला जाता है, कैसे पुलिस और सेना की मदद से आंदोलनकारियों को जबरन मारा पीटा जाता है, उन पर गोलियां चलाई जाती। तो वो जमूरे वो चिरकुट आज देख ले ध्यान से, कि जिसे वो अपनी जीत बता रहे थे, जिसे वो मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश कर रहे थे, उसका नतीजा क्या हुआ। शेख हसीना को आज देश छोड़ के भागना पड़ा। अब तो आपके पास कुछ बचा नहीं है, क्या कहेंगे अब आप? कुछ कहने लायक बचे हैं? दूसरी बात, भाजपा सरकार की विदेश नीति का दुनिया जहान में डंका पीटने के नाम पे जो भाजपाई दिन रात कहते हैं कि विश्व में डंका बज गया, मोदी जी का डंका बज गया। कैसी हमारी वैश्विक पॉलिसी है, कैसी विदेश नीति है जिसमें हम बार बार मात खा जा रहे हैं, जिसको हम अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, जिसके लिए हम रेड कारपेट बिछाते हैं, जिसके समर्थन में खड़े रहते हैं, उसको वहां के देश के लोगों का ही समर्थन नहीं हासिल। जिस शेख हसीना के लिए प्रधानमंत्री मोदी रेड कारपेट बिछा रहे थे, उस उनके खिलाफ वहां की जनता में कितना आक्रोश था, भारत की विदेश नीति इस बात को भांप ही नहीं पाई। आगामी दिनों में जो भी सरकार बनेगी वहां पर, आप कैसे इन चीजों को सेटल करेंगे आप इन अपनी विदेश नीति को कैसे उससे मर्ज कर पाएंगे? अब जो भी सरकार बनेगी वो इस आंदोलन से निकली हुई होगी, उस पर इस आंदोलन का प्रभाव जरूर होगा। और भारत तो किसी और के समर्थन में खड़ा था। तो मेरा अपना मानना है कि भारत की जो विदेश नीति, आधिकारिक विदेश नीति है, उसमें ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से हटकर सीरियस तरीके से अच्छे विदेश नीति के जो जानकार हैं, उनके साथ मिलकर विदेश नीति को तैयार करना चाहिए। अल्पज्ञानी तरह के जो नेता है, उन लोगों के बयानों पर पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, उसका इम्पैक्ट भारत पर न पड़े। एक सबसे बड़ा थ्रेट भारत के तो लिए तो ये होगा कि बांग्लादेश में जितना अनरेस्ट बढ़ेगा, उतना भारत की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा। भारत के कई राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं।
कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तो भारत के लिए भी हो जाएगी। भारत का तो कोई भी पड़ोसी इस टाइम शांति के मामले में है ही नहीं। सभी पड़ोसी इस वक्त लगभग अनरेस्ट की हालत में है। पाकिस्तान का हाल पूरी दुनिया जानती है कि वो किस तरीके से गुर्बत की हालत में, अपने पॉलिटिकल अनरेस्ट की हालत में चल रहा है। श्रीलंका में तख्तापलट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। म्यांमार की हालत किसी से छुपी नहीं है। नेपाल का भी अनरेस्ट हम सब लोग जानते हैं। अब बांग्लादेश बचा था, बांग्लादेश में भी वही चीज होगी। तो भारत के इर्द गिर्द जितने कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में जितना पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, वो भारत के लिए एक्सटर्नली थ्रेट का काम करेगा। तो भारत की जो विदेश नीति है, मुझे लगता है इस मामले में मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सवाल उठना चाहिए, जहां विपक्ष पर उठना चाहिए, वहीं पर सत्ता पक्ष पर भी उठना चाहिए। विपक्ष पर इसलिए उठना चाहिए कि जिस शेख हसीना को रेड कारपेट बिछा के अपने घरों में बुला रही है, वो शेख हसीना अपने देश में विपक्षी पार्टियों को निगल गई थी, विपक्षी पार्टियों को नजरबंद कर चुकी थी। और आप यहाँ पर विपक्षी पार्टियों पर सत्ता के सितम की कहानियां बताते हैं, लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं। वहीं सत्ता पक्ष का इसलिए कटाक्ष जरूरी है, सत्ता पक्ष की आलोचना इसलिए जरूरी है कि आपने विदेश नीति के नाम पर भारत का बंटाधार कर दिया है। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि जितने तानाशाह हैं इस दुनिया के अंदर, वो अगर सोचते हैं कि जनता से ऊपर बढ़ चुके, वो राजा जी है, बाकी सब उनके गुलाम हैं, तो वो जान ले कि आखिरकार जनता ही सब कुछ होती है। जनता नहीं, आप कुछ नहीं। जनता ने फैसला कर लिया आपको हटाने का, तो आपको हटना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इस पूरे मैटर में, बांग्लादेश के पूरे कन्फ्लिक्ट के मैटर में, आपको जो चीजें मैंने बताई हैं, इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि बांग्लादेश में ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा था, ये जो युवाओं की तरफ से आरक्षण के नाम पे संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष में आप क्या सोचते हैं? और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आगामी दिनों में रोजाना हम कोई ना कोई इस तरीके का ज्वलंत मुद्दा, जो सीधे तौर पे जनता के साथ जुड़ा हुआ है या हमारे देश की रणनीति के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर बातचीत करेंगे। आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।